Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ग्रुप डी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा यानी कि करंट को मापने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर, यानी इसकी मेजरिंग इकाई जिसे हम कहते हैं यूनिट, वो एम्पेयर है और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। एमीटर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, यानी कि सीरीज श्रेणी में इसे जोड़ा जाता है जब हम सर्किट बनाते हैं। और जो एक आइडियल एमीटर होता है इसका ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बहुत कम रेजिस्टेंस होता है एक आइडियल एमीटर का। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी की डिमांड कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चंस को अटैच किया है। ऑल्सो अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को माप सकते हैं, जिसे हिंदी में विभवांतर कहते हैं। अगर हम बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। एंड ओमीटर की बात करें तो ओमीटर रेजिस्टेंस को मेजर करता है और रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, डाइजेशन अकर्स इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन, स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जिन्हें कहते हैं विशिष्ट पाचक अंग, इनमें होता है। सो ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। डाइजेशन की बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मेन साइट है जो डाइजेशन का, अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंतों में मुख्य डाइजेशन होता है, यानी कि मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, ये माउथ से स्टार्ट होता है यहाँ पे, देन फूड पाइप जिसे ओसोफेगस कहते हैं, स्टमक, और यहाँ बहुत सारे और ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, एंड देन फाइनली ये रेक्टम और एनस में एंड हो जाता है। Which term describes the closeness of particles in solids? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, इनमें कणों की निकटता कौन सा शब्द वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इंटर इंटर पार्टिकल स्पेस है, जिसे अंतरकरण कण स्थान भी कहते हैं, ये डिफाइन करता है सॉलिड्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये हैं सॉलिड्स और इनके जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से, यानी अंतरकरण कण स्थान इसे कहा जाता है। ये डिफाइन करता है सॉलिड की प्रॉपर्टी को। सो अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो सॉलिड्स जो होते हैं इनमें मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, सो देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। और इनके अंदर जो इनर पार्टिकल स्पेस होता है बहुत कम होता है, इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, यानी कि अगर हम इनको इनका शेप चेंज करना चाहें तो इजीली हम नहीं कर सकते हैं। रिजिडिटी भी सॉलिड्स की ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। जबकि लिक्विड्स की बात करें तो इनके पार्टिकल्स थोड़े सॉलिड से कम, इनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। एंड गैसेस की बात करें तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ आर ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये सेंट्रल पार्ट होती है, मेन पार्ट होता है हमारा सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसके पार्ट्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे सीएनएस के। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, हमारी रिफ्लेक्स
जो हमारे एक्शंस होते हैं इनको कंट्रोल करती है। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है इसे कौन प्रोटेक्ट करता है? तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। आगे अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो अगर हम बात करें पेनक्रियाज की, तो पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और डाइजेस्टिव जूसेस को ये रिलीज करता है। स्टमक में डाइजेशन होता है। और लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का दैट इज लिवर, जिसे हिंदी में यकृत के नाम से जाना जाता है। लिवर में बाइल जूस बनता है जिसे हिंदी में कहते हैं हम पित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गैस इज रिलीज्ड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन। जब इथेनॉल C2H5OH रिएक्ट करता है सोडियम के साथ यानी Na के साथ, तो यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड बनता है और इसके साथ हाइड्रोजन नामक जो गैस है ये इवॉल्व होती है। सो हाइड्रोजन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन होती है ये पॉप साउंड की आवाज़ करती है। तो हाइड्रोजन जब इवॉल्व हो रही होगी, अगर हम वहाँ पे कैंडल को लाएंगे तो वो पॉप साउंड थोड़ी हमें पता चलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे इस रिएक्शन का। रिएक्शन टाइप है कि मेटल को अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेगी तो अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड सेल हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि WBCs। तो WBCs जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBCs, ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने की मदद करती हैं यानी संक्रमण से लड़ने की मदद करती हैं। WBCs डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है और इम्यूनिटी को ये इंक्रीज करने का काम करती हैं। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? तो बोन मैरो में हमारी WBCs प्रोड्यूस होती हैं। अगर अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें, RBCs की बात करें तो RBCs को रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है और ये एज सच कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती हैं हमारी बॉडी को। इंस्टेड RBCs में हीमोग्लोबिन होता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करती हैं। एंड प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का। What is the journal product of the reaction between a non-metal oxide and a base? यानी कि जब कोई अद्वितीय ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है क्षार यानी कि बेस के साथ, तो इनके बीच की जो रिएक्शन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? तो सॉल्ट और वाटर को ये प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा यानी लवण और जल बनता है इस केस में। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है ये एसिडिक होती है नेचर में। और जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करता है। और इस तरीके की जो रिएक्शन होती है इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। हिंदी में इसे उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज विटामिन के। तो विटामिन के जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, रक्त के जो थक्के बनने से रोकता है हमारा विटामिन के। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें तो विटामिन के इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी अगर विटामिन के की होगी तो अगर चोट लगेगी, कट होगा, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी हमारी बॉडी में। एंड सिंथेसाइज्ड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया पार्शली। तो हमारा जो गट बैक्टीरिया होता है, डाइजेशन के टाइम पे जो गट बैक्टीरिया होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसके प्रोडक्शन के लिए। विटामिन के प्रोडक्शन में कई हद तक हेल्प करता है हमारा ये गट बैक्टीरिया। अदर ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो विटामिन ए की बात करें तो ये आई साइट के लिए होता है यानी दृष्टि या आइज के लिए होता है, हेल्दी स्किन के लिए होता है, हेल्दी विजन के लिए होता है। विटामिन सी
हेल्दी स्किन के लिए होता है, और स्कर्वी नामक जो डिजीज होती है इसे प्रिवेंट करता है, स्कर्वी। एंड अगर बात करें विटामिन डी की, तो इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कंपेयर टू इट्स वेट ऑन अर्थ? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। तो चंद्रमा पे किसी भी वस्तु का जो वजन होता है, वो जो पृथ्वी में वस्तु होती है उसका 1/6 होता है। माना अगर आपका वजन 60 kg है, तो चंद्रमा यानी मून पे आपका वजन होगा इसका 1/6 यानी कि 10 kg। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। तो वेट ऑन मून कितना होगा? 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। मास रिमेन्स अनचेंज ऑन मून बट वेट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। तो वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हिंदी में हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which blood vessel carries oxygenated blood from the lungs to the heart? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन हमारी बॉडी से, जो हमारे जो लंग्स होते हैं वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हार्ट की तरफ लेकर जाती है। फेफड़ों से हृदय तक जो वेन ले जाती है उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। So, pulmonary vein carries oxygenated blood from the lungs to the left atrium. एक्सेप्शन इसका है कि इट इज़ द ओनली वेन दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पल्मोनरी वेन ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, और इसे हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। सो ह्यूमंस हैव 4 पल्मोनरी वेन्स इन द बॉडी, और इसमें से इकलौती पल्मोनरी वेन होती है जो ये काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है हार्ट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पल्मोनरी वेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसैचुरेटेड कार्बन्स आर डैश देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक। संतृप्त कार्बन यौगिक शायद होता है सैचुरेटेड, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीख पाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कार्बन नॉर्मल सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से। तो ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इन पे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं इसलिए ये ज़्यादा रिएक्शंस के थ्रू जा सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मोर रिएक्टिव इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो चलिए अगर हम देखें सैचुरेटेड अल्केन्स को, तो ऐसे देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एग्जाम्पल है इसका ब्यूटेन। एंड अगर बात करें सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की, तो इसमें अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटलीस्ट वन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी कि जो हमारी किडनी होती है उनका कार्यात्मक इकाई क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेफ्रॉन, जिसे हिंदी में भी नेफ्रॉन ही कहते हैं। तो किडनीज का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, और हर किडनी में अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेफ्रॉन का फंक्शन यानी काम होता है कि वो हमारी बॉडी का जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है वो करे और हमारी यूरिन का फॉर्मेशन करे। नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करें तो ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब, ये पार्ट्स हैं हमारे नेफ्रॉन के। आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो किडनीज होता है इसमें हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, ना कि हमारे हार्ट में होता है। ज़्यादातर लोग हार्ट टिक कर देते हैं, पर ये गलत है। अगर हम बात करें न्यूरॉन की, तो जो हमारा न्यूरॉन है ये फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, और नेफ्रॉन हमारा फंक्शनल यूनिट है यूरिनरी सिस्टम का, यानी सिंपली हमारी किडनीज का फंक्शनल यूनिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, how much current will flow through a resistor of 20 ohm when potential difference of 40 ohm is applied across it? तो हिंदी में देखें कि जब 20 ओम का रेजिस्टर पर 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो कितना करंट बहता है। तो इसके लिए हमें बेसिक से फॉर्मूला पता होना चाहिए कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, जहाँ पे V हमारा वोल्टेज होता है, I हमारा करंट होता है और R हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो R की जगह 20 रख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पेयर। सो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले को तो इसे ओम्स लॉ कहते हैं। V इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर ही हो जाएगा। इसकी यूनिट एम्पेयर होती है जिसे A से डिनोट करते हैं, यानी इकाई कहते हैं यूनिट को। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है एंड पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Part of the human brain controls and balance the posture of the human body, यानी कि जो मानव मस्तिष्क होता है उसका कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेरेबेलम। तो सेरेबेलम मेंटेन करता है हमारे पोस्चर को और हमारे बॉडी के बैलेंस को। cerebellum controls and balances the posture of the body. It also controls coordination of voluntary movements, यानी कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे जो voluntary actions होते हैं। voluntary actions मतलब जिसमें हमारा खुद का विल होता है, जैसे हमारा हाथ मूव करना, मुस्कुराना, बोलना, ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं और इनको भी हमारा सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन, यानी दिमाग के पीछे वाले हिस्से में इसकी पोजीशन है हमारे ह्यूमन बॉडी में। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ही हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के। सेरिब्रम की बात करें तो इंटेलिजेंस के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए इन्वॉल्व रहता है सेरिब्रम। मेड्यूला जो होता है ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये एक्शन मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है। हमारा हार्ट बीट करना, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो मेड्यूला कंट्रोल करता है। देन कम्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हंगर और थर्स्ट, भूख प्यास जो लगती है वो बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस उस चीज को कंट्रोल करता है, इन पे नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। सेरिब्रम आगे वाला पार्ट, सेरिबेलम पीछे वाला पार्ट, और ये हमारी ब्रेन स्टेम। Next question. Which of the following is an example of an object in uniform circular motion? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ये बोल रहा है कार जो क्राउडेड स्ट्रीट में चल रही है। तो देखिए हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है, यानी कि एक समान वृत्तीय गति। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एक समान है। तो अगर हम बात करें एक कार की जो क्राउड में चल रही है तो क्या उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी? बिल्कुल नहीं, कभी ट्रैफिक लगेगा या फिर कभी तेज चल रही हो सकती है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। सेकेंड वन है अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक एट अ वेरिंग स्पीड। तो पहले ही बोल दे रहा है वेरिंग स्पीड मतलब स्पीड तो चेंज हो रही है और हमें यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अ पर्सन जॉगिंग इन अ पार्क। तो एक इंसान अगर पार्क में जॉगिंग करता है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि वो चेंज होगी ही, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन एक सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर घूम रही है, उसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होने के चांसेस काफी ज्यादा है या फिर हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोइटर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, जिसे हिंदी में घेंघा कहते हैं, घेंघा नामक बीमारी।
सो इसका जो कॉज होता है वो आयोडीन डेफिशिएंसी होता है। ये हमारे थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है और सिम्टम होते हैं कि इनलार्जमेंट जो हमारा थायराइड होता है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, स्वेलन नेक। और प्रिवेंशन है कि अगर हम आयोडाइज्ड सॉल्ट को लेंगे तो इस डिजीज़ को ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। गॉइटर हमने डिस्कस कर लिया है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से। और बेरी होता है बी1 की कमी से यानी थायमिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट डीएनए कॉपीज? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। तो जो डीएनए की प्रतियां बनाई जाती हैं, प्रतियां मतलब होता है कि कॉपीज बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती हैं क्योंकि ट्रेट्स फर्दर जनरेशन में ट्रांसफर करने होते हैं, फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स। सो डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, और ये एक हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए कॉपिंग क्या करता है? ट्रांसफर करता है ट्रेड्स को टू द ऑफस्प्रिंग यानी टू द बेबी। और स्मॉल वेरिएशन अगर डीएनए में होते हैं तो इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है ह्यूमन बींग्स का। यहाँ पे जो जीन्स होते हैं इनको यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इन्हें कंसिडर किया जाता है जीन्स को एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज। तो लेंस का जो पावर होता है वो सिंपली होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो क्या हो जाएगा? द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। और ये किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। पावर ऑफ अ लेंस इज 1/f। इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। एंड कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव में होती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे सब कुछ अच्छे से नहीं दिखता है, या फिर अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ना चाहे, अगर कोई बूढ़ा इंसान, तो उनकी आंखों में उनको चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं, तो उनको पॉजिटिव पावर का लेंस लगता है यानी कॉन्वेक्स लेंस लगता है। जबकि अगर इंसान को धुंधला टाइप का दिखाई दे, यानी कि यंग एज में अगर जो हमें चश्मा लगता है वो हमें कॉनकेव लगता है, कॉनकेव लेंस वाला। जबकि कॉन्वेक्स लेंस का जो हमें होता है वो इनलार्ज इमेज दिखाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज विच स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय अ पी प्लांट टू क्लाइंब अप अदर प्लांट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि टेंड्रिल्स। तो जो एक मटर का पौधा होता है वो दूसरे पौधों की सहायता लेता है। लाइक अगर ये बात करें एक स्टिक है तो मटर का पौधा इसमें ऐसे लगेगा, और इसमें जो टेंड्रिल्स होती हैं वो इसको हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू क्लाइंब। सो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। टेंड्रिल्स हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब बाय कॉइलिंग अराउंड द सपोर्ट। और ये क्या होती हैं टेंड्रिल्स? मॉडिफाइड स्टेम्स को या लीव्स को हम टेंड्रिल्स के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे पी प्लांट और ग्रेप वाइन, यानी हमारे ग्रेप्स का प्लांट को ग्रेप वाइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरेनकाइमा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो हमारा जाइलम होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या बचा? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल को ही एक तरीके से डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। सो क्लोरेनकाइमा ये काइंड ऑफ पैरेनकाइमा होता है। पैरेनकाइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। दे आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, स्पेशली लीव्स में ये पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज the splitting of a unicellular organism into two equal daughter cells। यानी कि ये एक सिंगल पेरेंट है यूनिसेलुलर, एक सेल है इसके पास, ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। आइडेंटिकल हैं जो, जिनका जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है, इज टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी बाइनरी फिजन। देखिए बाइनरी फिजन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी अटैच किया है। ये हमारा यूनिसेलुलर प्लांट है। इसके देखिए जो डीएनए है ये टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ पे ये टू डिफरेंट बॉडीज में अल्टीमेटली बन जाता है, सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए, और उसके बाद एक बॉडी से दो बॉडीज बन गई। तो इस टाइप की जो फिजन होता है इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन में एक सेल डिवाइड होता है इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इसका टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और एग्जांपल्स हैं अमीबे, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। यहाँ पे डीएनए का कॉपी होता है बिफोर द सेल डिवीजन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Which of the following matters is extracted in the middle of the activity series? यानी कि जो धातु सक्रियता श्रेणी होती है उसमें हमें बताना है कि मध्य यानी बीच में कौन सा एलिमेंट आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आयरन एलिमेंट आता है मिडिल में। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन सोडियम, एंड देन उसके बाद अल्यूमिनियम, जिंक, देन आयरन, आयरन आता है बीच में, फिर देन कॉपर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे नीचे आते हैं, कॉपर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, देन गोल्ड। तो लास्ट में आता है अप्रोक्सीमेटली हमारा गोल्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आयरन मिडिल में आता है और इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन और कोक की मदद से, और इसका जो मेन इसका ओर है आयरन ओर वो है हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। Next question. The relation between electric energy, power and time is. Correct answer for this question will be option number C यानी कि energy is equals to power into time. So energy is equals to power into time, और ऐसा यूनिट एनर्जी की बात करें तो जूल में नापी जाती है, एंड कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी की होती है वो किलोवाट आवर में होती है। एंड पावर की बात करें तो पावर सिंपली क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही पावर कहते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, एंड पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods involve coating steel and iron with a layer of zinc to prevent rusting? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में भी गैल्वेनाइजेशन ही कहते हैं। अगर हम सपोज एक लोहे का गेट बनवाते हैं तो उसमें काफ़ी जल्दी जंग लग जाती है यानी रस्ट आ जाती है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए यानी इसे बचाने के लिए उसमें एक परत चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की चढ़ाई जाती है। तो इस प्रोसेस को ही हम गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, और ये रस्टिंग को प्रिवेंट करता है, कोरोजन को प्रिवेंट करता है, एंड जिंक जो होता है यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स reproduces asexually by budding along the margins of the leaf? तो ये काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम जो प्लांट होता है, मैंने इसकी पिक्चर भी अटैच की है फॉर योर कन्वीनियंस। इसके जो साइड्स में बर्ड्स आते हैं और इसके थ्रू ही न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो बनते हैं। तो ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है विद द हेल्प ऑफ लीव्स, लीव्स के बडिंग से। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और बर्ड्स जो होते हैं लीव्स के मार्जिन्स में डेवलप होते हैं जैसा कि हमने देखा, एंड इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell organelles have enough surface area for ATP generating chemical reactions? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अलग से स्पेस होता है, सरफेस एरिया होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आया है। एंड अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या है, एटीपी को जनरेट करता है, और एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी, यानी कि अल्टीमेटली हमें एनर्जी तो एटीपी ही प्रोवाइड करता है प्लांट्स में। एंड यहाँ पे क्रिस्टल जो है फोल्डेड इन अ मेम्ब्रेन है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एटीपी प्रोडक्शन।
सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसका खुद का डीएनए भी होता है। डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम ऑप्शंस को देख लें, तो अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या करता है, हमारे प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। वैक्यूल्स को कहते हैं स्टोरेज बैग्स, यानी कि स्टोरेज का काम करते हैं वाटर और फूड को। एंड लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following correctly identifies an element that does not exist as a molecule in nature? तो मॉलिक्यूल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहते हैं। जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं वही हमारी मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं रहती हैं। तो हमें यहाँ पे नोबल गैस आइडेंटिफाई करनी होगी। हाइड्रोजन की बात करें तो ये नोबल गैस नहीं है। आयोडीन और क्लोरीन ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। एंड हीलियम ये एक नोबल गैस है। तो ऑप्शन डी के लिए सही आंसर हो जाएगा। हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है जो नेचर में सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट करती है। हीलियम इनर्ट है नेचर में, एंड काफ़ी कम ये रिएक्टिव है, काफ़ी कम इसकी रिएक्टिविटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एसिडिटी? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, अगर हम देखें विनेगर को, तो विनेगर थोड़ा सा एसिडिक रहता है। वाटर का नेचर देखें तो ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल रहता है। लेमन जूस की बात करें तो स्टिल ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि एसिडिटी जो है इसकी अराउंड 2 तक रहती है। मिल्क स्लाइटली एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी है, तो लेमन जूस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। तो लेमन जूस, लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, पीएच अराउंड 2 रहता है, और इसकी जो एसिडिटी है इन ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा है। विनेगर लेमन से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम एसिडिक है। मिल्क फिर थोड़ा और कम, और वाटर तो न्यूट्रल ही रहता है। यानी यहाँ पे हमें एसिडिटी बतानी थी, अम्लता बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following equation of motion is independent of the final velocity of a particle? तो जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे दी है ऑप्शन डी में। यहाँ पे हमें पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो v से डिनोट करते हैं। ये सारे हमारे पी वाई क्यूज ही हैं, तो आपको 9th-10th की बेसिक साइंस तो पता होनी ही चाहिए। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये v के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो यहाँ पे भी v आ रहा है, तो ऑप्शन सी के लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following human diseases can be transmitted during a sexual act? Correct answer will be option B, that is AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome is transmitted because of sexual act. So transmission because of unprotected sexual contact, infected blood, कंटेमिनेटेड निडल्स, या फिर मदर के थ्रू चाइल्ड तक ये ट्रांसमिट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लार्ज डैम्स? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, हम नए पेड़ों को लगाते हैं, हम यहाँ पे प्लांटिंग करते हैं, जबकि डिफॉरेस्टेशन लगे हुए पेड़ों को हटाना इज डिफॉरेस्टेशन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स दे आर नॉट रिलेटेड, तो ऑप्शन बी के लिए सही आंसर हो जाएगा, प्लांटिंग ट्रीज ऑन बैरन लैंड एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज डैम। अगर लार्ज डैम को बनाया जाएगा तो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी, सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफॉरेस्टेशन भी होगा, लेकिन अफॉरेस्टेशन नहीं होगा। सो ऑप्शन बी के लिए सही आंसर हो जाएगा। So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video
and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.